चलो चलो। हाँ, जैसे मान लो हम लोग जब आने के इक्विलिब्रियम वाले पार्ट की बात करते हैं तो एक तो हम लोग आयन सेटल की बात कर रहे होते हैं जो बेसिक आइडिया का सबको है। इस बार हम लोग इसमें केवल एक टॉपिक सॉलिडिटी प्रोडक्ट वाले पार्ट से समझते हैं। अगर हम लोग सॉलिडिटी प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात करेंगे तो हम लोग छोटा सा तो लोग आइडिया दे चुके थे हम लोग कि हम लोग जब सर आपका साउंड नहीं आ रहा। मेरा आवाज नहीं कैसे अभी आ रहा है आवाज खराब से आ रहा है से आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? यस सर। सबसे ना गिन गिन के बदला लेंगे। जितना गर्मी में हम क्लासेस लिए हैं सारा हिसाब किताब चुकाया जाएगा जब तुम लोग का रिजल्ट आएगा तो। चलो, तो जैसे हम लोग उसमें नॉर्मली जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग आयंस के टर्म में इक्विलिब्रियम लिखते हैं। और जब आयंस के टर्म में इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे शुरुआत वाले दिन मैंने डिस्कशन किया था कि वैसे सब्सटेंस जो आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, दो आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें दो कैटेगराइजेशन था, वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट। तो जैसे अगर मान लो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं तब उस केस में हम लोग का अल्फा वाला पार्ट लेस देन 1 होना चाहिए, और जब हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट में अल्फा इक्वल टू 1 होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन, क्योंकि अल्फा को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकल के आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग छोटा सा एग्जांपल पुट अप करते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले पार्ट में। एक तो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं, जैसे NaOH हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, KOH हो गया, ये सब हम लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। दूसरा, हम लोग जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना करते हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे के सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। मतलब मान के चल रहे हैं कि सॉल्ट्स में अल्फा वाला पार्ट 1 के बराबर होगा, ऐसा हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं। वो सिंपल सा बेसिक सा एजम्पशन है, बट ऐसा हम लोग एजम्पशन आराम से लेके चल रहे हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि जैसे 9th क्लास में शायद होता है सॉल्युबिलिटी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, है शायद 10th क्लास में होता है, 9th में ही होता है, कि हम लोग पानी में नमक डाले तो डिजोल्व हो गया। नमक डालते गए डालते गए डालते गए, एक सर्टेन पॉइंट आया जहां पे नमक डिजोल्व होना बंद हो जाता है और प्रेसिपिटेट करना शुरू कर जाता है ना? क्या बोलते हो उस सिचुएशन को? सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन बोलते हो उसको। डिजोल्व होना शुरू हो जाता है प्रेसिपिटेट सॉल्ट सैचुरेशन बोलते हैं। सुपर सैचुरेशन क्या होता है? सुपर सैचुरेशन हीट करते हैं फिर और तो जब हीट करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, जब मतलब मान लो कि 1 किलो पानी में 1 किलो चीनी हम लोग, जैसे 1 किलो नमक हम लोग डिजोल्व करा दिया, अब हम लोग फिर बोले कि इसको हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे तो हीट करने से तो हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया। तो हीट करने का मतलब तो ये हो गया ना, जैसे मान लो मेरे पास पानी था, पानी में हम लोगों ने डाल दिया NaCl वाले पार्ट को, डिजोल्व कर गया। अब इसको हम लोगों ने हीट किया, तो हीट करने से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पार्ट NaCl का और ऐड कर पाए। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएंगे तब तो जितना पार्ट डाले थे तो बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हीट किए तो हम लोगों ने सिचुएशन ही चेंज कर दिया। वो नए सिचुएशन पे सॉलिबिलिटी है, उसको सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड कैसे बोलेंगे? मान लो कि हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे 1 किलो पानी में जितना नमक घुलेगा ये अभी का सॉलिबिलिटी होना चाहिए। अगर हम लोग हीट करके उसको 150 डिग्री पे लेके चले गए तो 150 डिग्री का सॉलिबिलिटी हो गया ना, उसको सुपर सैचुरेशन क्यों बोल रहे हैं? सर वो 100 डिग्री के लिए सुपर सैचुरेशन हुआ ना, 150 डिग्री के लिए सैचुरेशन हुआ। अरे 100 डिग्री के लिए सुपर सैचुरेशन कैसे हुआ? हम लोगों ने सिचुएशन ही चेंज कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो चुका है। वो तो ऐसा होगा ना कि फिर से हम लोग जब इस टेम्परेचर पे आएंगे तो फिर तो सॉलिबिलिटी बढ़ा कहाँ। सुपर सैचुरेशन का मतलब कि हम लोग इस पार्टिकुलर सिचुएशन में जितना डाल सकते थे उससे कहीं ज्यादा सॉल्ट डाल दिए। हम लोग इस सिचुएशन की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग 25 की जगह से 150 पे चले गए या 100 पे चले गए, तो हम लोग टेम्परेचर ही चेंज कर दिया तो फिर हम लोग का सिचुएशन चेंज हो गया। तो सुपर सैचुरेशन बोलने का क्या मतलब है?
वैसे तो फिर हम लोग किसी भी सिचुएशन में सुपर वर्ड लगा सकते हैं आराम से। कुछ भी सिचुएशन है उसमें सुपर लगा दो। प्रेशर है तो सुपर प्रेशर हो गया, मतलब नॉर्मल प्रेशर 180 में तो उसको 200 कर दो तो सुपर प्रेशर हो गया। ऐसा थोड़ा ना सेंस बनता है। कोई बता सकता है इस चीज को? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्या पूछ रहे थे? तुम लेट आया है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सवाल है बेसिकली। क्रिस्टल्स बन जाता है। क्रिस्टल्स बन जाता है? नहीं, क्रिस्टल्स तो नहीं बनता। क्रिस्टल बन गया तो प्रेसिपिटेट कर गया ना। सर सुपर सैचुरेशन के केस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा रहता है और सैचुरेशन में फॉरवर्ड में जाता है। सैचुरेशन में कहीं नहीं जा रहा होता है, सैचुरेशन में रिएक्शन वहीं पे रुका रहता है। नहीं मतलब नॉर्मल पे, जैसे एग्जांपल जो लिए थे हम लोग। सेम चीज बोल रहे हैं। सैचुरेटेड का मतलब सर सैचुरेशन से जैसे हम लोग ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे वो सब प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और अगर क्रिस्टल बन गया तो प्रेसिपिटेशन हुआ ना, उसको सुपर सैचुरेशन थोड़ा ना बोलेंगे। सुपर सैचुरेशन का सर मतलब मैक्सिमम एक सेकंड सुपर सर सैचुरेशन का मतलब एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, एग्जिस्टिंग का मतलब हम कोई कंडीशन चेंज नहीं कर पा रहे। एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम लोग जितना सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहे हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, हम लोग अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं मतलब हम लोग सिचुएशन चेंज कर दे रहे हैं। ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन नहीं रहा। अब बताओ। हाँ अर्पित क्या बोल रहा था? सर सुपर सैचुरेशन जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा डिसॉल्व है। हाँ तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को? सर टेम्परेचर बढ़ा के या वॉल्यूम बढ़ा के। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सिचुएशन चेंज हो गया ना, वो तो नए स्टेज का वो हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया। उसको सुपर सैचुरेशन क्यों बोलेंगे? उसको 100 डिग्री का सॉलिबिलिटी बोलेंगे, उसको 200 डिग्री का सॉलिबिलिटी बोलेंगे। उसको हम लोग सुपर सैचुरेशन क्यों बोलेंगे? हम लोग सिचुएशन के हिसाब से सॉलिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, तो वो नए सिचुएशंस का सॉलिबिलिटी है। और रेफरेंस लेवल अगर लेना शुरू करेंगे कि इस रेफरेंस से सुपर सैचुरेशन है तो फिर वापस हम लोग वहीं पे आएंगे ना घुमा करके, तो सुपर सैचुरेशन बचेगा थोड़े ना। वैसे तो हर एक टर्म में हम लोग सुपर वर्ड लगा देंगे। अभी के हिसाब से जहां भी रेफरेंस ले रहे हैं, टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस तो 250 डिग्री सेल्सियस सुपर टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर तो जिंदगी खराब हो जाएगा। सुपर सैचुरेशन का ये मतलब नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तुम लोग को मालूम है कि हाँ सर टेम्परेचर बढ़ा के ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, बट इतना ही तुम लोग को मालूम है। एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना सॉल्ट डिजोल्व कर सकता है उससे ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर, इसीलिए उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। उसको इसलिए सुपर सैचुरेटेड नहीं बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा के उसमें ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व कर दिया। दैट विल बी द सॉलिबिलिटी एट द नया टेम्परेचर, जब वो वापस से आएगा 25 पे। क्या बोल रहे हैं? स्कूल में गलत पढ़ाया था। क्या बताया था? स्कूल में गलत पढ़ाया था तब। स्कूल में तुम लोग को क्लास में हम बताए ये चीज, अगर तुमको याद हो तो। पता नहीं तुम शायद उस टाइम पे था कि नहीं था, 9th क्लास की बात है ये, शायद मे बी, शायद तुम नहीं था, मे बी। एक्चुअल में होता क्या है ना, किसी को मालूम है सॉल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है? डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है? कोई भी ध्यान रखा है? एनसीईआरटी में दे रखा है 9th क्लास में। जब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चला जाता है। हाँ ये शायद हम लोग रिसेंटली डिस्कस भी किए थे, जो लिक्विड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है उसमें हम लोग के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, जो हम लोग को दिखता नहीं है फिर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि, और ये चीज एक्चुअल में नेट में एग्जिस्ट करता है, तुम यूट्यूब करके देखना, तुमको बहुत अच्छा वीडियो दिखाई देगा इस पे। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम लोगों का ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोगों का प्रोसेस बेटर होगा। इन जनरल सारे सॉल्ट का डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है। 2 सॉल्ट्स हमको ध्यान है, 2 सॉल्ट्स का उल्टा बिहेवियर होता है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, बट 2 सॉल्ट्स हैं जिसका बिहेवियर उल्टा होता है। बट अदरवाइज जितने भी सॉल्ट्स हैं, सारे सॉल्ट का डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी उतना बढ़ेगा। जब एक बार सॉलिबिलिटी मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल्स अंदर अंदर पार्टिकल के स्पेसेस में चले गए। क्यों बढ़ा? तो बोल सकते हैं लॉजिकली, बहुत तरह के रीजन दे सकते हैं कि जैसे हम लोग हीट किए तो हीट करने से जो हम लोग के पार्टिकल्स थे, गैसेस, ये लिक्विड पार्टिकल्स ज्यादा दूर पे जाना शुरू किए, क्योंकि हीट करने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस बढ़े, अब उसमें सॉलिड वाला पार्ट आराम से जा सकता है। और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती है, इंट्रैक्शन का ये पार्ट हो सकता है।
तो जब हम लोग 200 पे गए तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में आया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग जब इसको 200 से वापस से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, जिस टेम्परेचर पे अपने को कंपैरिजन कर, नॉर्मली अगर उसी टेम्परेचर पे हम लोग लेकर के आए, बस एक कंडीशन, विदाउट डिस्टर्बेंस, ये नहीं होना चाहिए, बिना हिलाए डुलाए बिल्कुल एकदम इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे। तब उस केस में जितना एक्स्ट्रा पार्ट डिजोल्व हुआ था वो पार्ट भी डिजोल्व फॉर्म में ही रह जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब टेम्परेचर घटाए तो अंदर तो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर अंदर पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो गैस के या फिर लिक्विड के सॉल्वेंट को स्पेस में अपना जो इस एक्स्ट्रा स्पेस आया था हीट करने से, वो सब स्पेस वापस से एग्जिस्ट कराने का मौका नहीं मिल पाता। तो गैस के पार्टिकल्स, सॉरी लिक्विड के पार्टिकल्स, बार बार गैस बोल रहे हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर हम लोग टेम्परेचर को आराम से छोड़ दें, मतलब मान लो हीट किए, सॉल्ट एक्स्ट्रा डिजोल्व करके छोड़ दिए, तो हम लोगों को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। बस ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी तक है जब तक हम लोग बिल्कुल भी उस कंटेनर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा भी झटका देंगे, जहां जहां एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजोल्व हो रखा है एकदम से बाहर निकल जाएगा, एकदम से, मतलब बिल्कुल एकदम जैसे ऐसा दिखाते हैं ना मूवीज वगैरह में कि कोई एक बम वम फटता है तो एक जगह से फटता है और सारा चीज फैल जाता है, ऐसा उसी टाइप का। बम से ज्यादा बेटर होगा काइंड ऑफ, इसको ऐसा समझो जैसे आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब एकदम से हम लोग जो जहाँ स्नो वगैरह चवा तवा खेलते हैं ना, तो ऐसे जब आइस क्यूब किसी को मारते हैं तो सारा चीज फैल जाता है, उसी टाइप का। जहां जहां एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजोल्व है, जितना एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजोल्व है उस 25 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट से, मतलब जो एक्स, वो एकदम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते ही तुरंत से बाहर निकलना चाहेगा और फटाक से प्रेसिपिटेट करेगा। मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस जो सिचुएशन है, इस तरह के सिचुएशन वाले पार्ट तक हम लोग का एक्स्ट्रा सॉल्ट डिजोल्व हो रखा है, दैट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तरीका तो सब लोग को मालूम है कहाँ से जा सकते हैं, बट उसके आएगा पार्ट किसी को नहीं मालूम कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इस केस में जैसे अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा पूछने के लिए कि क्या सवाल पूछ सकते हैं, बट उनके दिमाग में सवाल ही नहीं आ पा रहा होगा, इसमें सवाल पूछे तो पूछे क्या। ऐसा ऐसा कुछ कंसेप्ट आ गया जो अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, मतलब अपने डोमेन से बाहर का चीज था, तो सवाल नहीं बन पाएगा इसमें कुछ। हाँ ये है कि हम लोग सर अपने कंसेप्ट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों डाल लेते हैं, फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको एज एक्सपेरिमेंट प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो ये हम लोग के लिए यूजफुल है, नहीं यूजफुल तो नहीं है, किसी काम पे नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोसेस अवेलेबल है या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी है, दुनिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अपने लिए यूजफुल है नहीं, अपने लिए यूजफुल नहीं है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, इस सुपर सैचुरेशन, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन में यूज किया करते हैं अपने इस सॉलिडरी प्रोडक्ट में, although हम लोग इस चीज को यूज नहीं करेंगे। खैर, जब हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं तो हम लोग का अल्फा वाला पार्ट 1 के बराबर होना चाहिए, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है वो भी प्रेसिपिटेट करता है। इसका मतलब सॉलिबिलिटी कम हो जाता है या फिर टाइम के साथ घटना शुरू होता है, सॉलिबिलिटी ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट के साथ घटना शुरू होता है। तो डेफिनेटली जैसे NaCl बहुत अच्छा सॉल्ट है, बहुत सॉलिबिलिटी है, तो अच्छी बात है, बट ऐसा तो हो सकता है ना कि बहुत सारे सॉल्ट्स का सॉलिबिलिटी बहुत कम हो, जैसे बेरियम सल्फेट है, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब उसका मैक्सिमम अमाउंट हम लोग का प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में रहता है। हाँ बोलो सर, डिसोल्यूशन में मतलब होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग बस घुमाते घुमाते हैं, तो मतलब वो अंदर स्पेसेस के अंदर जाता कैसे है, मतलब चला जाता है, लेकिन मतलब होता क्या है वहाँ पे? H2 वाले मॉलिक्यूल पूछो एक बार, H2 मॉलिक्यूल बताएगा कैसे आता है NaCl का मॉलिक्यूल इसके अंदर। ठीक है तो इसके आगे वाले पार्ट में जब हम लोग का जैसे मान लो सॉल्ट का नेचर चेंज करते हैं, तो बेरियम सल्फेट मालूम है प्रेसिपिटेट करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट और सॉल्युबल इन दोनों के बीच में रहे। तो हम लोग उस चीजों के बारे में आराम से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एंड उन चीजों को मोस्टली हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। हम लोग ये वर्ड यूज किया करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है और एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल भी नहीं है। इस तरह की चीज को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नॉर्मली बोल दिया करते हैं, वो यूनिक सा टर्म है, इसको हम लोग जनरली सेंस में एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाले पार्ट में चीज बड़ा आसान होता है। जैसे मान लो हम लोग ऐसा लिखे, एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का है NH2CO या फिर
4 होल ट्वाइस CO2। जब ये पार्ट डिसोसिएट करेगा तो हम लोगों का NH3 ही ले लेते हैं, NH2 होल ट्वाइस CO2, NH2 पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला था, हाँ ठीक है, NH3 होल ट्वाइस CO2। जब इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं या इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे हम लोगों को 2 मोल NH3 मिल रहा गैसेस फॉर्म में एंड 1 मोल CO2 मिल रहा गैसेस फॉर्म में, और इस कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग सॉलिड के फॉर्म में रखा करते हैं। इस चीज को अमोनियम कार्बामेट बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया, NH2CO NH4 होता है इस तरह का, जैसे चलो ठीक है हम डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा। आज जो हम लोग ज्विटर आयन वाला पार्ट पढ़े हैं एग्जैक्टली उस टाइप की चीज है, हम लोग का COO माइनस और एक NH4 प्लस आएगा और दूसरी तरफ हम लोग का NH2 होता है। तो इस तरह का हम लोग कंपाउंड, इस चीज को हम लोग अमोनियम कार्बामेट बोलते हैं। ये कंपाउंड जब डिसोसिएट करता है तो डिसोसिएट करके ये खुद सॉलिड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्म है यहाँ पे NH4 प्लस एंड O-। खुद तो सॉल्ट के फॉर्म में है, मतलब सॉलिड के फॉर्म में है, बट प्रोडक्ट में गैसियस कंपोनेंट देगा। अगर हम इसका K इक्विलिब्रियम डिफाइन करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? बस हमको एक्सप्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। and partial pressure of NH3 whole square plus partial pressure of CO2 by बस। और सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 लेते हैं हम लोग, तो सॉलिड को यहाँ लिखो नीचे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे हम लोग जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करते थे तो वहां पे सॉलिड को नहीं लिखा करते थे, सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग 1 माना करते थे, तो इसलिए उसको लिखने को मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। अगर मान लो सेम चीज हम लोग आयंस के फॉर्म में करें, जैसे मान लो एक छोटा सा चीज लिखते हैं, AB वाला पार्ट एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का हम लोग को कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा A प्लस एंड B माइनस में कन्वर्ट हो रहा, ये एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट एक्चुअल में डिसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा कि AB डिसोसिएट करके A प्लस एंड B माइनस में जा रहा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो A प्लस इंटू B माइनस डिवाइडेड बाई AB कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ तो एक्वस था तो हम लोगों ने आराम से वहां पे नीचे एक्वस वाले पार्ट को लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो ये एक्वस नहीं होकर सॉलिड होता तब क्या करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे इस AB वाले पार्ट को हम लोग हटा देते या एक्टिव मास 1 के बराबर पुट कर देते, तो बेसिकली लिखने का कोई जरूरत नहीं समझते, क्योंकि उससे एक्टिव मास 1 होने वाला है। ये जो सिचुएशन है जो कि हम लोगों ने ऊपर भी सॉल्व किया, एग्जैक्टली इस सिचुएशन को हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में रखते हैं कि एक सॉलिड कंपाउंड एक सॉल्ट का कुछ पार्ट डिसॉल्व करता है, तो कुछ पार्ट डिसॉल्व करने का मतलब कुछ पार्ट एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और एक्वस में जैसे ही कन्वर्ट हुआ आयंस में कन्वर्ट हो गया एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। तो जब हम लोगों का एक सॉलिड कंपोनेंट अपने आप को आयंस में कन्वर्ट करेगा, तो इस केस में जो हम लोगों का सॉल्ट के आयंस के बेसिस पे जो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता है, जो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट तो बोल सकते हैं, बट क्योंकि ये सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है इस चीज को हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोला करते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक्सप्रेशन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू A प्लस इंटू B माइनस। मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को तो लिखना ही नहीं, इससे सिंपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा दे रखा A2B3, जब ये डिसोसिएट करेगा तो 2A3 प्लस बनाएगा एंड 3B 2 माइनस बनाएगा। तो लेफ्ट साइड में सॉलिड है, बाकी पार्ट में हम लोग का एक्वस पार्ट दे रखा। अगर यहाँ पे K इक्विलिब्रियम लिखे तो K इक्विलिब्रियम को हम लोग KSP से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अभी के लिए, तो इस केस में आप KSP ही बोलना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मत बोलना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और भी चीजें होती हैं जो वाटर से एसोसिएटेड होती है। तो इस केस में जो KSP वाला पार्ट है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं A3 प्लस के कंसंट्रेशन पर पावर 2, जो हम लोग का इक्विलिब्रियम का नॉर्मल एक्सप्रेशन है, और दूसरा B2 माइनस पर पावर 3, और क्योंकि रिएक्टेंट सॉलिड है इसको छोड़ सकते हैं आराम से, ये अपने केस पे लिखने का एक्सप्रेशन हो गया। तो एक तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट क्योंकि हम लोग एक सॉल्ट के लिख रहे हैं जिसके सॉलिबिलिटी से उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे एसोसिएट कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग KSP या सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट बोला करेंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए सॉलिड कंपोनेंट है जैसे कि ऊपर दे रखा, इसमें हम एक छोटा सा सवाल फ्रेम करते हैं, मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें हम एक छोटा सा सवाल फ्रेम करके डाल रहे हैं। मान लो यहाँ पे ऐसा मेंशन कर दे कि हम लोगों का, ये हम सवाल शायद मोस्टली जहां तक हमको ध्यान है हम अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा कराया करते हैं, ऐसा मेंशन किया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये है, ये नहीं मालूम, ठीक है, ऐसा बोला टोटल प्रेशर
एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 6 ATM, फाइंड Kp, तो कितना निकल के आएगा? इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 6 ATM है, Kp कितना आएगा? सर पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आंसर बताना Kp का, उनको ऑर्डर दे रहा है कि सर ऐसा लिखिए। बताओ अभी नालायक लोग सब आंसर बताओ फटाफट। कोई एक इंसान आया, कोई एक इंसान गायब हो गया, श्रुति श्रेय गायब हो गई। जल्दी बताओ भी आंसर कितना होगा। बस इतना ही सवाल है। ऊपर इक्वेशन दे रखा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन तो हम खैर लिख दिए तुम्हारे लिए जिंदगी में। नीचे बोला है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 6 ATM है, Kp कितना होगा? सर 32। 32। सबसे पहले तो हम लोग जो अपना कंपाउंड दे रखा था NH2COONH4, इस कंपाउंड का जब डिसोसिएशन हम लोग कंसिडर किए तो डिसोसिएशन वाले पार्ट के टाइम पे, क्योंकि ये कंपाउंड सॉलिड का है, हम लोग को मतलब नहीं रहता इससे, तो हम लोग डिसोसिएशन कंसिडर किए और ऐसा माने कि 2 मोल NH3 मिला और 1 CO2 का गैसेस फॉर्म मिला। तो हम लोग क्या करते थे, सॉलिड कंपाउंड में कितना अमाउंट दिया कोई मतलब नहीं है, मान लेते थे X पार्ट डिसोसिएट हुआ, क्योंकि अगर इसका कंपाउंड का कंसंट्रेशन या अमाउंट C होता या नंबर ऑफ मोल्स N होता, तो ये क्योंकि अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा, तो N मोल्स लेके चलो शुरुआत में, और यहाँ से X पार्ट डिसोसिएटेड मानो, सामने X एंड X, सॉरी सामने 2X एंड X बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि N का वैल्यू हम लोग कोई लेना देना का नहीं रखते, एक्टिव मास 1 के बराबर है, नीचे N-1 से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इनिशियल अमाउंट को हम लोग हटा देते हैं, केवल एक सेंस में इनिशियल अमाउंट मैटर करता है, रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाना चाहिए इक्विलिब्रियम से पहले। अगर रिएक्टेंट खत्म हो गया सारी चीजें मोल कंसेप्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हो जाएगा, सिंपल मोल कंसेप्ट का सवाल है। तो बस रिएक्टेंट का अमाउंट खत्म नहीं होना चाहिए, बाकी अदरवाइज हम लोग X मान के काम कर सकते हैं। तो जब X मानेंगे तो सामने 2X और X बनेगा, मतलब अपना जो प्रेशर का रेशियो है वो प्रेशर का रेशियो 2:1 में कंसिडर कर सकते हैं। टोटल प्रेशर 6 ATM दे रखा, तो 6 ATM प्रेशर को जैसे यहाँ पे जो 2X है, मान लेते हैं कि X पार्ट डिसोसिएट होने से यहाँ पे 2Y प्रेशर बना और सामने Y प्रेशर बना, तो ऑब्वियसली बात है 3Y इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से जो Y प्रेशर है ये 2 ATM आएगा, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2 के बराबर आएगा। और अगर यहाँ से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकालते हैं तो 2Y इसका मतलब 4 ATM आएगा। और यहाँ से जब हम लोग के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के एक्सप्रेशन में NH3 के प्रेशर का होल स्क्वायर इनटू CO2 के प्रेशर का पावर 1, मतलब 32 ATM का होल क्यूब आंसर आना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोगों ने किया क्या, जो सॉलिड था उसके इनिशियल कंपाउंड के या इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट को इग्नोर कर दिया, अपने काम का नहीं था, जितना डिसोसिएशन रिक्वायर्ड था बस वो चीज हम लोगों ने यूज किया, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया। तो जो डिसोसिएशन होता है सॉलिड का केवल उससे मतलब होता है, और प्रोडक्ट में जो जो चीजें सॉलिड के फॉर्म में नहीं है उससे मतलब होता है, अदरवाइज उस रिएक्शन में बाकी चीजों से हम लोग को मतलब नहीं रहता। तो बेसिकली हम लोग ऐसा सोचे। इस सवाल में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, इस सवाल में अगर कोई भी डाउट है तो। चलो अगर इसमें डाउट नहीं है तो मान लो अगर हम लोग सवाल में ऐसा कंसिडर करें, ऊपर वाला सिचुएशन है, सेम सिनेरियो है, बस उसको नीचे में अप्लाई करना चाहते हैं। पहले हम सिंपल वाले में अप्लाई कर लेते हैं, ये वाले पार्ट में कि हम लोगों को KSP का एक्सप्रेशन मालूम है, इस इक्वेशन को हम नीचे लिख लेते हैं कि हम लोग का AB वाला पार्ट सॉलिड के फॉर्म में है, डिसोसिएट करके A+ बना रहा एंड B- बना रहा, जहां भी आंसर आएगा मान लेना एक्वस फॉर्म है, और इसका KSP का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया था। तो इसका कंसंट्रेशन C कितना दिया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में अपने काम का नहीं है, और इसमें से X पार्ट डिसोसिएशन, ये C पार्ट अगर काम का नहीं है तो इसको इग्नोर कर दिया, बचा -X, सामने बनेगा X एंड यहाँ पे X। अगर ये AB2 होता
तो AB2 में यहाँ 2B माइनस होता है, मतलब यहाँ पे 2x बनता है। मतलब जितना भी डिसोसिएशन होता है उसके हिसाब से हम लोग आराम से इक्वेशन लिख के जजमेंट कर सकते हैं कि अपना वैल्यू क्या निकल के आने वाला है। तो हम लोग का डिसोसिएशन के बाद वैल्यू है x, एंड हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर लिखा था KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू A प्लस A कंसंट्रेशन पर पावर 1, क्योंकि अपने बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट 1 है, इनटू B माइनस A कंसंट्रेशन पर पावर 1। तो ये बेसिकली हम लोग जब KSP का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो KSP में A प्लस कंसंट्रेशन चाहिए जो कि अपने x के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1, B माइनस कंसंट्रेशन x पर पावर 1, इसका मतलब x स्क्वायर, और KSP का एक रिलेशन निकल के आ गया। तो जैसे ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे काइंड ऑफ सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पे हम लोगों ने डिसोसिएशन के बाद उसको वेरिएबल फॉर्म में रखा, भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में फ्रेम नहीं किया है। तो अगर मान लो हम लोग ऐसा माने कि AB एक सॉलिड है, उसमें से कुछ पार्ट डिसॉल्व किया, और जो डिसॉल्व किया उतना ही पार्ट तो सॉल्युबल होगा ना, मतलब सॉलिड में से कुछ पार्ट डिसॉल्व किया जो आयंस में कन्वर्ट हुआ, जितना डिसॉल्व किया वही सॉल्युबल है, मतलब जितना उस सॉलिड से डिसोसिएशन हुआ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस उतना ही डिसॉल्व किया कर रहा होगा, उतना ही सॉल्युबिलिटी है। तो बेसिकली AB जो सॉल्ट है अपना, जो सॉलिड फॉर्म है, उसमें जितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, ये x पार्ट जितना डिसोसिएशन हुआ यही पार्ट अपना सॉलिबिलिटी निकल के आएगा, यही अमाउंट अपना सॉलिबिलिटी निकल के आएगा। तो अगर x पार्ट डिसोसिएट हुआ था तो इधर x लिखते थे, अगर s पार्ट डिसोसिएट होता तो s लिखते, यहाँ पे भी s लिखते। तो नीचे के एक्सप्रेशन में s अमाउंट मतलब KSP विल बी इक्वल टू s स्क्वायर, एंड इस s वाले पार्ट को हम लोग सॉलिबिलिटी बोला करते हैं। ये सॉलिबिलिटी है कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ पर लीटर या पर केजी, नॉर्मली पर केजी बोलना चाहिए, बट हम लोग मोल कंसेप्ट में मोस्टली सारी चीजें कंसंट्रेशन के टर्म में रखते हैं। तो नंबर या सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व पर लीटर, या फिर उसको हम लोग अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स में रख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर, जो कि कंसंट्रेशन या मोलरिटी भी बोला जा सकता है। तो ये KSP और सॉलिबिलिटी वाले पार्ट का एक रिलेशन निकल के आ जाता है जो हम लोग नॉर्मली कंसिडर किया करते हैं। और जैसे मान लो हम लोग इसके जगह एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज करते हैं, इस एक्सप्रेशन लिखने में किसी को दिक्कत इस पार्टिकुलर पार्ट में पूछ सकते हैं, केवल इस पार्टिकुलर पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो ठीक है, अगर मान लो इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे मान लो थोड़ा जो नीचे इक्वेशन लिखे थे E2B3, जब ये पार्ट डिसॉल्व करेंगे हम लोग तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कुछ कम पार्ट डिसॉल्व होगा, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2A प्लस बनेगा और साथ ही साथ 3B2 माइनस बनेगा, सो यहाँ पे 3 प्लस होना चाहिए। इस केस में हम लोगों का डिसोसिएशन जब हुआ तो मान लेते हैं x पार्ट डिसोसिएट किया, तो 1 मोल 2 मोल बना रहा, तो x मोल वाला पार्ट डेफिनेटली 2x मोल बनाएगा, और सामने वाले पार्ट में हम लोग का 3x मोल बनाएगा। तो अगर यही पार्ट सॉलिबिलिटी के टर्म में रखते हैं, मतलब s के टर्म में रखते हैं बेसिकली, तो हम लोग का s पार्ट डिसॉल्व होने पे मतलब इतना डिसोसिएट हुआ, इसलिए हम लोगों ने माइनस रखा। माइनस कहाँ से, तो इनिशियल अमाउंट से ही है, बट केवल माइनस से मतलब है, कितना डिसोसिएट किया इससे मतलब है, पार्ट बाकी पार्ट से मतलब नहीं है। तो s पार्ट अगर डिसोसिएट हुआ या s पार्ट डिसॉल्व हुआ या s पार्ट सॉल्युबल हुआ तो सामने 2s बनेगा और यहाँ पे 3s बनेगा। अगर KSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर पावर कोफिशिएंट 2, इसका मतलब A3 प्लस पर पावर कोफिशिएंट 2। दूसरा B वाले पार्ट के कंसंट्रेशन का कोफिशिएंट 3, मतलब B2 माइनस, ये हम लोग का स्पीसीज है, उससे कोफिशिएंट को हम लोग पावर में डालेंगे ऐसा। तो अपने एक्सप्रेशन वाले सॉरी यहाँ पे 3, ये अपना एक्सप्रेशन होना चाहिए। और A3 प्लस का हम लोग का कंसंट्रेशन कितना है, तो A3 प्लस का कंसंट्रेशन 2s के बराबर है, मतलब कितना मोल बना तो 2s के बराबर मोल बना। तो A3 प्लस वाले पार्ट में कंसंट्रेशन 2s के बराबर हो गया, अमाउंट 2s के बराबर हो गया इस पर पावर 2, और जो B2 माइनस है इसका अमाउंट अपने 3s के बराबर है, मतलब रिएक्टेंट का जितना पार्ट डिसॉल्व हो उसका 3 गुना अपना B2 माइनस बन रहा है। तो 3s का होल क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। 2s का स्क्वायर मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, और इधर 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 का मतलब हो गया 108, 108 s पर पावर 5। यह हम लोग के KSP एंड सॉलिबिलिटी वाले पार्ट का रिलेशन कंसिडर किया जा सकता है। अब बाकी जो भी सवाल आएगा वो इनके इंटरमीडिएट में रहेंगे। ए भी बहुत सिंपल केस हो गया, A2B3 सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, बाकी AB2, A2B, AB3 इस तरह की चीजें आराम से हो सकती हैं, बहुत ही नॉर्मल यूजुअल सा केस होगा, इसको हम लोग कंसिडर किया करेंगे। तो जब भी कभी KSP का एक्सप्रेशन देगा तो नॉर्मली इस तरीके से बात किया करना। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल लेते हैं, फाइंड द solubility
ऑफ Ag2CrO4 और KsP दे रखा है Ag2CrO4 वाले पार्ट का 4 × 10⁻⁻27। ट्राई करके देखो सवाल, जिसका KsP देगा उसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ट्राई करके देखो सवाल, और थोड़ा जल्दी ट्राई करना, हम लोग का लेक्चर 6 मिनट में एंड हो जाएगा। ये हम अपने पर्सनल आईडी से ले रहे हैं। डिस्कशन क्लास हम पर्सनल आईडी से लेंगे, क्योंकि क्लास के टाइम पे हम लोग का डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसमें नंबर ऑफ आईडी ज्यादा एक्सीड कर जा रहे थे डिस्कशन क्लास में। वैसे भी 30 मिनट का लेक्चर है, तो इसलिए 40 मिनट वाली आईडी से लेंगे। क्लास एनी हाउ 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10⁻³ 10⁻³ -3। हाँ, काहे इतना हड़बड़ी में आंसर देता है? रेस में दौड़ रहा है, एग्जाम में दौड़ रहा है। बाकी लोग बताओ भैया आंसर, सारा आंसर आप देखिए बताओ। -9। 10⁻⁻9। एक का -3 आ रहा है, एक का -9 आ रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में? -9। हाँ सर, -9। अदवय बताएगा आंसर, अदवय नहीं पढ़ रखा है टॉपिक, बताओ भैया अदवय। सर बना रहे बनाओ। हम लोग का एसिड बेस टाइट्रेशन भी इसी के बाद आता है। आने के इक्विलिब्रियम में, आने के इक्विलिब्रियम में तो इसी के बाद आता है। एसिड बेस टाइट्रेशन थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, थोड़ा मतलब तो वो अभी पढ़ाएंगे, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद। नहीं, एसिड बेस टाइट्रेशन क्यों पढ़ाएंगे हम यहाँ पे? तो उसको हम आने के इक्विलिब्रियम में पढ़ा देंगे। जो लोग आने के इक्विलिब्रियम पढ़ेगा, जिनको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ा देंगे। अब तुम लोग को इतना सारा अगर 11th का टॉपिक पढ़ना है तो हम क्या करें? नहीं सर, बस एसिड बेस टाइट्रेशन ही मेरा नहीं था। हाँ, कितना बोल रहा है अदवय? 10⁻⁹ -9। चलो ठीक है। पहला एक्सप्रेशन तो ये लिखा, Ag2CrO4 जब डिसोसिएट करेगा तो 2 Ag+ बनाएगा और साथ ही साथ CrO4 2- बनाएगा। ये अपना बेसिक इक्वेशन हो गया, सॉलिड अपने किसी काम पे नहीं है। अगर यहाँ से S पार्ट सॉल्युबल है, S मानो है, X मानो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ से S पार्ट सॉल्युबल है तो बैलेंसिंग के हिसाब से 2S बनेगा और सामने S बनेगा। तो यहाँ से जब हम लोग KsP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो KsP के एक्सप्रेशन में Ag+ का कंसंट्रेशन जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, इससे कंसंट्रेशन का कोफिशिएंट 2, मतलब Ag+ से कंसंट्रेशन का पावर 2, और दूसरा तो अपने पास स्पीसीज है CrO4 2- और पावर 1, ऐसा सोच सकते हैं। और Ag+ का जो कंसंट्रेशन है ये 2S के बराबर है। ये मत समझना कि 2Ag+ का कंसंट्रेशन 2S के बराबर है। 2Ag तो केवल उसका बैलेंसिंग था, वहीं से तो S का 2S बनाता है बेसिकली। Ag+ का कंसंट्रेशन 2S के बराबर है, तो अपने एक्सप्रेशन में 2S और पावर 2 और CrO4 2- का कंसंट्रेशन S के बराबर ऐसा ले सकते हैं। तो बेसिकली 4S³ कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को। और हम लोग का KsP का वैल्यू हम यहाँ तक दिए थे 4 × 10⁻⁻27। ये 4 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। S³ = 10⁻⁻27, मतलब S = 10⁻⁻9 मोलर, क्योंकि सॉलिबिलिटी नॉर्मली हम लोग मोलरिटी में कंसिडर करेंगे, फिर हम लोग आराम से सोच सकते हैं। ये हम लोगों का नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे सवाल सॉल्व होगा। ऑल्दो हमको नहीं लगता कि वाटर वाले पार्ट को बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। ऑल्दो कॉमन इफेक्ट बताने का आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरा 10 मिनट में क्लास शुरू होने वाला है 8:20 से। तो खैर ठीक है, इतना बेसिक समझ में आ गया सबको। केस पे लिखना अगर आ गया, इतने पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मतलब इतने बेसिक पार्ट में कि KsP का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अगर इतने पार्ट में अगर डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे तो इस पार्टिकुलर पार्ट से एसोसिएटेड होंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। कॉमन एंड इफेक्ट उसका एक एडिशनल पार्ट हो सकता है, उस एडिशनल पार्ट को हम लोग किसी और डिस्कशन क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे। और मेरे हिसाब से कॉमन एंड इफेक्ट लोगों को आता भी है, जिन लोगों को नहीं आता हम एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास लेंगे तुम लोगों का, जिसमें हम कॉमन एंड इफेक्ट वाले पार्ट को अलग से बता देंगे। फिर किसी भी दिन कॉमन डिस्कशन क्लास चल रहा होगा तो कॉमन एंड इफेक्ट को हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे क्लास में। जिसको भी करना होगा आराम से कर सकते हैं।
कितने पार्ट में जितना भी आया तुम बताए, इतने पार्ट में अगर कोई डाउट हो तो बता लो। हम लोग इस बार यही करेंगे, मतलब जो भी तुम लोग 11th क्लास का टॉपिक पढ़ना है तुम लोग, क्योंकि डाउट क्लासेस लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है 11th क्लासेस को लेके, तो जो भी पूछना है जो भी पढ़ना है उसमें सब लोग का थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग 11th क्लास का डाउट क्लासेस भी लगा के रखेंगे। बेसिकली 11th क्लास का कोई भी टॉपिक का हम लोग डिस्कशन क्लास लगा लिया करेंगे, ताकि तुम लोग का 11th क्लास का टॉपिक रिवाइज हो, क्योंकि अब तो ठीक है, तो जुलाई के बाद से हम लोग एक्चुअल में जुलाई के बाद से रिवीजन शुरू कर लेना चाहिए, तो हम लोग का तब तक काफी सफिशिएंट सिलेबस हो रखा होगा। अब जैसे मान लो फिजिक्स का 2 क्लास लगा हुआ था आर बैच में, तो जैसे इधर केमिस्ट्री खत्म हुआ तो फिजिक्स का क्लास बढ़ गया। जैसे तुम लोग का मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मैथ्स खत्म हो गया तो उसके बाद तुम लोग का आराम से केमिस्ट्री का क्लास बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा आर बैच में हमको केवल मैथ्स का ही टॉपिक बचा हुआ है, 2-3 टॉपिक जो खत्म करवाना है, 2 टॉपिक शायद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बाकी है, बाकी मैथ्स कंप्लीट हो गया। तो अगर मैथ्स खत्म हो गया तो केवल उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास बढ़ जाएगा। फिजिक्स का तो नॉर्मली जितना चल रहा उतना ही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी एक टॉपिक खत्म हुआ, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो दूसरे का क्लास बढ़ जाएगा। जैसे भी आर बैच में फिजिक्स का क्लास बढ़ जाएगा, कि हम लोग तुम्हारे बैच में कॉमनली हम प्लान कर रहे हैं कि पहले मैथ्स कंप्लीट करा दे। मैथ्स का क्लास नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक 5-5 होगा, और हम लोग डिस्कशन क्लास आराम से लेते रहेंगे। डिस्कशन क्लास में हम अपना जीओसी का डिस्कशन करेंगे, और उसी में आइसोमेरिज्म का जो भी टॉपिक जिसको सीखना है सीख लेगा आराम से। एंड उसके बाद अगर कोई कोई छोटा छोटा टॉपिक हुआ, छोटा छोटा टॉपिक मतलब जैसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो उसमें टाइट्रेशन, अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सीखना है किसी को, क्योंकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन अपने काम का पार्ट है, इंडिकेटर अपने काम का पार्ट है हर एक एग्जाम के लिए। अगर उस चीज को सीखना है तो क्लास में आधे घंटे के डिस्कशन पॉइंट में रख लेंगे, क्योंकि उसके लिए 1 घंटे का क्लास बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसके लिए आधा घंटा भी एक्चुअल में सफिशिएंट है, एकदम बिल्कुल सफिशिएंट है। तो डिस्कशन क्लास के फॉर्मेट में हम लोग आराम से अरेंज कर लेंगे, तो हम लोग के लिए भी ज्यादा हेडेक नहीं होगा, क्लासेस आराम से कर पाएंगे तुम लोग। क्योंकि 3 क्लास कर पाना मुश्किल है, 2 क्लास में काम नहीं चल पाएगा, तो 2.5 क्लास